हेलो फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है जीव विज्ञान के पार्ट 2 वीडियो में। जो पार्ट 1 वीडियो आ चुका है और चैनल पे भी अपलोड हो चुका है। वहाँ अगर नहीं देखें तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर देख ले वीडियो को। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पार्ट 1 में ये सब पूरा पढ़ाई हो चुकी है। जो हम ये सब बता रहे हैं ये सब टोटल उस वीडियो में पढ़ाई हो चुकी है। हम तो आज आगे शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, जो क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में। ये सब कल उस फर्स्ट वीडियो में हो चुका है, तो हम आज यहाँ से पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, क्या क्या घटनाएं हैं। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं कितने भागों में है? तो 3 भागों में होता है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में होता है। चलिए इस तरह से देखते हैं। निर्वाचन पूर्ण घटना। देखिए, पहला में है युग्म जनन। ठीक है, इसका हम युग्म जनन किसे कहते हैं उसके हम चलिए पहले देख लेते हैं। युग्म जनन, देखिए, युग्मों में बनने की क्रिया युग्म जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मों में बनने वाली क्रिया को युग्म जनन कहते हैं। युग्मों को के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तथा अनुगुणित युग्म बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे में युग्म की भिन्न पीढ़ी में बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मों का निर्माण होता है, जो अधुनित होती है। ठीक है, युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या आते हैं। जैसे मनुष्य में 2 तत्व बराबर 46 होता है और 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, फल में कितना होता है गुणसूत्र? 8 होता है। ठीक है, वहीं मक्का में 20 होता है। घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र होते हैं? तो 12 होता है। और धान में 24 होते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का। तो उसमें वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। टोटल करीबन 50 ऑब्जेक्टिव हमने छांट के रखे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, बिल्ली में कितना है गुणसूत्र? 38 और कुत्ता में 78। ठीक है, उसी तरह चूहा में 42 और सेब में 34। इसी तरह आगे देख लेंगे। प्याज में 38, आलू में 48 और तितली में देखिए कितना गुणसूत्र है? तो 380 है। चलिए आगे देख लेते हैं। पादपों एवं जंतुओं में सबसे कम क्या चीज़ में होता है? तो ये भी याद रखिएगा, हैप्लोटेप्लस में। ठीक है, हैप्लोटेप्लस में मात्र 4 होते हैं। ठीक है, और सबसे क्या हो गया पादपों में। और जंतुओं में सबसे कम क्या होता है? तो एरेक्सियन मेलानियन में 28 होता है। ठीक है, और सबसे अधिक पादपों में किस में होता है? तो ओफियोग्लेसम में होता है। कितना होता है? 1260 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक रेडियोलेरियम यानी जंतुओं में 1500 गुणसूत्र होता है। ठीक, ओलोकेसा में। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें। चलिए, गेहूं में कितना होता है? तो 42 होता है। चैंपियनजी में कितना होता है? 48। उसी से मटर में 14 होता है। अभी अकीसा में 5 होता है। 600 मेढक में। इसी तरह ये सब क्या है? गुणसूत्र हैं। चलिए, युग्मों को प्रकार देख लेते हैं। कुछ युग्मों कितना प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक में समयुग्म और विषम युग्म। ठीक है, पहला समयुग्म और दूसरा विषम युग्म। चलिए, समयुग्म के परिभाषित करते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। जब 9 औदा मदा युग्म आकृत रूप से पूर्णतः असमान होता है तो इन्हें समयुग्म कहते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक ये। इन्हें नर युग्म में एवं मादा युग्म के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। उदाहरण जैसे शैवाल, क्लेम, इडोमोनासा। ठीक है, इस तरह से इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। विषम युग्म में क्या होता है? जब नर एवं मादा युग्म असमान होते हैं तो इन्हें विषम युग्म कहते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों असमान रहेंगे, कोई एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो उसे विषम युग्म कहते हैं। चलिए, नर युग्म आकार में छोटा होता है तथा मादा युग्म आकार में बड़ा होता है। ये सब भी अंतर है। ठीक है, नर युग्म में पुंमांसु या शुक्राणु
तथा मदा युग्म को अंडाणु या अंडाणु कहते हैं। ठीक है, युग्म का स्थानांतरण एवं परिवहन। ठीक है, चलिए आगे बी में देख लेते हैं, युग्मों का स्थानांतरण परिवहन। नर तथा मादा युग्मों का काफी रूप से एक दूसरे से नजदीक पहुंचने की क्रिया के युग्म का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो नर एवं मादा युग्मों को कायिका रूप से एक दूसरे तक नजदीक पहुंचने का युग्म को स्थानांतरण कहते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रायः नर युग्म गतिशील होने के तथा मादा युग्म अचल होता है। कुछ शैवाल में नर तथा मादा दोनों युग्म गतिशील होते हैं। ठीक है, निवचन क्रिया हेतु युग्मों का स्थानांतरण हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अधिकांश पादपों जैसी बायोफाइट, टेरिफाइट आदि में नर युग्म जलीय माध्यम से गति करके मादा युग्म तक पहुंचता है। ठीक है, उच्च पादपों में पराग की क्रिया पाई जाती है जिनके द्वारा नर युग्म यानी पराग मादा युग्म पहुंचता है। ठीक है, जंतु तथा पादपों में लैंगिक। ठीक है, इसमें देखते हैं, अब इस टॉपिक को देख लेते हैं, नोट्स भी कर लीजिएगा, जंतुओं तथा में लैंगिक। ठीक है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, जंतुओं में एक लिंगीयता और दो लिंगीयता। ठीक है, एक लिंगीयता क्या होता है, वे जीव जिसके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्म नर अथवा मादा उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक लिंगीय कहते हैं। ठीक है, उन्हें एक लिंगीय कहते हैं। इस देखिए सर लंबा है, इस क्रिया को एक लिंगीय कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में हो गया तितली और सभी स्तनधारी जीव। ठीक है, द्वितीय लिंग में क्या कहते हैं, या उभयलिंग उसी को बोलते हैं। वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तथा वे नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्म उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्वितीय लिंग जीव कहते हैं। इस क्रिया को द्वितीय लिंग जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में हाइड्रा, स्पंज, फीता, ये सब हो गया आदि। पादपों में लैंगिकता। ठीक है, एक लिंग पुष्प में या तो पुंकेसर पाए जाते हैं या स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्पों में एक लिंग पुष्प कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के पाए जाने पर पुष्प केसरी तथा जांगता के पाए जाने पर पुष्प स्त्री केसरी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण मक्का, नारियल, ये सब हो गया। ठीक, द्वितीय द्विलिंग पुष्प। ठीक है, क्या है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर एवं माता जननांग स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति में होता है, ऐसा पुष्प को द्वितीय पुष्प कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे मटर, गुड़हल, सरसों, ये सब हो गया। एक लिंगीय पादप। ठीक है, जिस पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उसे एक लिंगीय पादप कहते हैं। उदाहरण में जैसे आप लोग देख लेंगे, इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। एक पादप जिन पर दो प्रकार के पुष्प नर मादा उभयलिंग पुष्प पाए जाते हैं उसे द्वितीय लिंग पादप कहते हैं। ठीक है, मक्का ये सब हो गया। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं, ये सब उतना जरूरत नहीं है। निषेचन, नर एवं मादा युग्मों का संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ लेते चलिए। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहते हैं, जिस शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण जैसे मेढक, अस्तधिल, मछलियाँ। इस प्रकार से देखिए, दूसरा हम आंतरिक निषेचन। जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक क्रिया कहते हैं, जैसे मनुष्य या बंदर। ठीक है, यहाँ मोह होगा, मनुष्य या बंदर। अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन क्या होता है, बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अभिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, इसके मक्खी, मधुमक्खी, ये सब हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब निषेचन घटनाएं कुछ हैं, ये सब निषेचन घटना, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुष्पी पादपों में निषेचन प्रश्न घटनाएं। ठीक है, पुष्पी पादप में पुष्प के बाहर दल पुंकेसर झड़ जाते हैं तथा केवल स्त्री केसर ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। कुछ पादपों बाहर दल पर बनने की भी पाए जाते हैं। उदाहरण टमाटर, बैगन, भिंडी, इस तरह से। देखिए, निषेचन पश्चात पुष्पीय भागों में निम्न प्रकार के परिवर्तन।
जैसे अंडाशय में फल, अंडाशय भित्ति में फल पत्ती, बीज में बीज, ठीक है। इस तरह देख लेते कितने, बस 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, इसको क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। आज ख़त्म हो जाएगा जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। तो कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, परसों, ठीक है ना। आप लोग चैनल से बने रहेंगे। बहुत ऑब्जेक्टिव, अच्छे ऑब्जेक्टिव छांट के रखे हैं। चलिए, अंडा प्रजक किसे कहते हैं? अंड प्रजक वे जीव जिनमें यौन का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है तथा वे कौशल्य युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते, मेढक हो गया, ठीक है, जो सरिसर्वा आदि, इन्हें पर्याय बाहर निषेचन होता है, ठीक है, मेढक को। सजीव प्रजक किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें युग्म नाज का विकास मादा का शरीर के अंदर होता है, उसे ही हम सजीव प्रजक कहते हैं, ठीक है। तथा निश्चित समय तक अधिक बाद प्रसव किया जाता है तथा शिशु के जन्म दिया जाता है, उसे सजीव प्रजक कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर, गाय, सब, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, ये सब है। इन्हें ये बस आज टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जनन, ठीक है। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आऊँगा कल। चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक करें। ये सब आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो तब तक के लिए बाय। अगर चैनल अपना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग की फुल तैयारी कराई जाएगी।